ऐसे रिलेटेड एक कहावत है ना हिंदी में, याद आई किसी को? यस सर। क्या यस है? सर। बताओ। कल करे सो आज कर। हाँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कल में एग्जाम हो जाएगा, तैयारी करे वो कब। ठीक है, तो एग्जाम तुम्हारा ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, फिर हाथ से हाथ बांधे रह जाओगे, सोचोगे अरे यार क्या गड़बड़ रह गई कि हमारा जो है सिलेक्शन हुआ नहीं। हाँ जी, नहीं बेटा? यस सर। तो देखो इसमें कितनी दिक्कत की बात है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, राइट बच्चे? हमें क्या करना है बेटा? हमें पढ़ना है टाइम से, हमें समय रहते पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ एक बार। सीरीज एलसीआर सर्किट हमने कल पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जो चीज़ें आपको समझ आई वो चीज़ें पूछता चला जाऊंगा और फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद ये मुझे बताओ, ये कौन से सर्किट का फेज डायग्राम है? प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव का कैसे पता चला बच्चे? सर वो दोनों करंट और वोल्टेज सेम साथ बढ़ रहे हैं। दोनों एक ही साथ बढ़ रहे हैं, एक ही साथ घट रहे हैं, है ना? इनकी जीरो वैल्यूज भी एक ही साथ आ रही है, एक ही थीटा वैल्यू पे आ रही है, तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का फेज क्या है? सेम है। और फेज सेम है तो जब सेम फेज होता है तो फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है? जीरो। जीरो। ऐसा जिसमें फेज डिफरेंस जीरो हो, जिसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में हो, वो कौन सा सर्किट होता है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जो हमने अब तक पढ़ा है उसमें तो खाली एक ही सर्किट ऐसा होता है जिसमें करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में, और वो कौन सा? प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव। आज एक और सर्किट दिखाऊंगा, अभी ध्यान से सुनो तुम लोग। आज एक और सर्किट दिखाऊंगा आपको जिसमें फेज डिफरेंस जीरो होगा, जिसमें वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होंगे, जो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। बट वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा नहीं, है ना? वो बिहेव करेगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के जैसा इन सम गिवन कंडीशंस, है ना? कुछ कुछ परिस्थितियां, कुछ कुछ कंडीशंस के बीच में ही ऐसा होगा कि वो सर्किट कैसा बिहेव करेगा? प्योरली रेजिस्टिव। तो ध्यान रखना, ना बताऊं तो मुझे याद दिलाना कि सर आपने बोला था। ठीक है बच्चे, चलिए अब दूसरा डायग्राम दिखाते हैं, ये वाला। ये बताओ कौन सा है? सर ये है प्योरली प्योरली इंडक्टिव। प्योरली इंडक्टिव। इंडक्टिव। यहाँ पे मुझे बताओ, वोल्टेज लीड कर रहा है कि करंट लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज लीड कर रहा है। वोल्टेज। कैसे पता चला मुझे? बिकॉज वोल्टेज आपका सबसे पहले मैक्सिमम हो रहा है, यानी कि जीरो पर ही वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे है। और कितना एंगल है इन दोनों के बीच में, करंट और वोल्टेज के अंदर? π/2। π/2। लीड कर रहा है वोल्टेज और करंट कर रहा है लैग। तो अगर मान लो इस केस में मैं इक्वेशंस की भी बात कर लूँ, तो मुझे करंट की और उसकी इक्वेशन के बारे में कुछ बताना आप लोग। ये पेंसिल कनेक्ट क्यों नहीं हो रही यार? एक सेकेंड। आज मैंने एक नई चीज़ डिस्कवर करी भाई। मैंने पहले यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिली, फिर मैंने खुद से डिस्कवर करी, तो वो मेरे को अच्छा लगा, बताता हूँ तुम्हें। देखो, अभी मेरी पेंसिल करेक्ट नहीं हो रही थी, अब हो गई है। देखो बेटा, अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन लिखूं कि वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये मैंने लिख दी। तो अब मैं गिवन दिस डायग्राम, मैं करंट की इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ बच्चे? I इज नॉट इक्वल साइन टू ओमेगा ओमेगा साइन ओमेगा टी ओमेगा माइनस माइनस पाई पाई बाय, बाय 2। है ना? मैं डायग्राम देख के ही लिख सकता हूँ ये। क्यों? क्योंकि जो भी वैल्यू वोल्टेज की रहेगी उससे करंट की लैग करेगी π/2 फेज डिफरेंस से, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब थर्ड डायग्राम जो कि बहुत ही स्वाभाविक है बताना, ये किसका है? प्योरली प्योर कैपेसिटिव सर्किट। यानी कि यहाँ पर वोल्टेज आपकी लैग कर रही है। वोल्टेज क्या कर रही है? जीरो पर है, और करंट है मैक्सिमम पर। जब मैं टी इक्वल्स टू जीरो की बात करता हूँ या थीटा इक्वल्स टू जीरो की बात करता हूँ, तो उस समय वोल्टेज आपकी कहाँ है? जीरो, और करंट मैक्सिमम पे है। तो लैग कौन कर रहा है? वोल्टेज लैग कर रहा है ना? करंट क्या कर रहा है? तो अगर यहाँ पर भी मैं इक्वेशन लिखूँ वोल्टेज सोर्स की, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो मुझे आप करंट की इक्वेशन बताओ फटाफट से। I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। देखो यहाँ करंट लीड कर रहा है, मुझे पता चला कि करंट का जो एंगल है वो π/2 ज़्यादा है वोल्टेज के एंगल से। ठीक है, अभी शुरू में गड़बड़ स्टार्ट हो गया क्या रे? हाँ आ गया, ठीक है। तो ये आपका π/2 है, ठीक है। चलिए, अब सीरीज एलसीआर सर्किट में और जो जो चीज़ें पढ़ी थी वो आप मुझे बताते चलोगे, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इंपॉर्टेंट है एलसीआर सर्किट।
तो यहाँ पर आपको सर्किट तो दिखाई दे गया? यस सर। Yes, sir. सीरीज है कि पैरेलल है, पहले ये बताओ। सर सीरीज में कनेक्ट। हाँ, सीरीज में है। अब मैं तुम्हें बातें बोलता जाऊंगा, तुम यस और नो बोलते जाओ, यस या नो, ठीक है? मैं गलत चीजें भी बोलूंगा बीच बीच में, ठीक है? तो आपको अगर गलत बोल रहा हूँ तो नो बोलना है, नहीं सर आप गलत बोल रहे हो, राइट? ये ट्रू फॉल्स टाइप का एक्टिविटी हो जाएगा, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? चलिए पहली बात बता रहा हूँ कि वोल्टेज सप्लाइड बाय द एसी सोर्स इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द थ्री कंपोनेंट्स, यानी कि V इज इक्वल टू VL प्लस। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये बात सही है, इसको वोल्टेज इक्वेशन में बोला, ठीक है? अच्छा, चलिए उसके बाद वोल्टेज इन द रजिस्टर इज इन द सेम फेज एज दैट द करंट इन द सर्किट। वोल्टेज इन द रजिस्टर इज इन द सेम फेज विद द करंट इन द सर्किट। यस ट्रू? Yes, sir. ठीक है। वोल्टेज इन द इंडक्टर लीड्स द करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2। यस Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Voltage in the capacitor lags the current by angle of pi by 2. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. We can simply add these voltages VR, VL and VC to get the resultant voltage in the circuit. Yes. Yes, sir. Yes, sir. गलत, false। कैसे ऐड किया था? वेक्टर एडिशन किया था। याद यस फिर यस क्यों बोल रहे हो? कैन वी ऐड दीज वोल्टेजेस सिंपली? नहीं ऐड कर सकते। No, sir. आपने क्या किया था? आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया था बेटा, ये रहा देखो। Yes, sir. Yes, sir. और फिर रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे आया था? रिजल्टेंट वोल्टेज आया था, आपने VL माइनस VC को एक साइड बनाया, दूसरी को VR बनाया, और थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल वाज द एक्चुअल वोल्टेज इन द सर्किट। ये क्या है? ये सिंपल एडिशन है कि वेक्टर एडिशन है? Vector addition. हमारी बात गलत हो गई ना, हर चीज पे यस ना बोलो, ठीक है? उसके बाद चलो ये सब हमने देख लिया था, फेज वगैरह की बात कर ली थी। अच्छा, net resistance of a LCR circuit is called as impedance. Yes, यस सर। Yes, sir. Resistance of the circuit is called as impedance, ठीक है? ठीक है, तो impedance, अब देखो कुछ कुछ इक्वेशंस हम बता देते हैं जो लास्ट में हमने पढ़ी थी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? impedance इज इक्वल टू, ये आपने लिख रखी है तो ठीक है, नहीं लिखी कल तो अब लिख लो नोट्स में। Z इज इक्वल टू √R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन किसकी है? इम्पीडेंस की। और इम्पीडेंस क्या होता है? नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट, ठीक है? रेजिस्टेंस जो होगा LCR सर्किट का उसी को बोलेंगे इम्पीडेंस, जो कि √R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL के स्क्वायर के बराबर है। मैक्सिमम करंट इन द सर्किट IM इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है? उसके बाद फेज एंगल फाई कैन बी फाइंड आउट इन टू वेज, VC माइनस VL बाय VR या फिर XC माइनस XL बाय R। ये दो फॉर्मूला से आई कैन फाइंड आउट फेज डिफरेंस, ठीक है बच्चे? अच्छा, अब मुझे बताओ, दो स्टेटमेंट और बोलूंगा, ठीक है? पहले ये बताओ, ये क्या होता है? XC क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और XL क्या होता है? XC क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर इन द सर्किट। और XL क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन द सर्किट। ठीक है। अच्छा, XC is independent of the frequency of the source. True or false? False. XC does not depend on the frequency of the source. फॉल्स। False. Okay, चलो XL के लिए बताओ। XL does not depend upon the frequency of the source. क्यों बोल रहे हो तुम? क्योंकि XC क्या होता है? ओमेगा ओमेगा C। और ये किसके बराबर है? 1/2 ओमेगा पाई F इंटू C। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है? XL क्या होता है? ओमेगा L। ओमेगा L। 2 पाई F Omega L. ये भी आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है बच्चे? ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, यानी सोर्स अगर अपने सोर्स वोल्टेज सप्लाई कर रहा है V0 साइन ओमेगा टी, तो क्या रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर उस समय इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। Sir. तो जैसे भी वेरिएशंस आएंगे तो ये
पूरे साइकिल ड्यूरिंग द साइकिल, जैसे एक साइकिल कहाँ से कहाँ देखते हैं हम, 0 to 2 पाई, 2 pi. तो 2 pi. 2 पाई जब ये वोल्टेज वेरी कर रहा होगा, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इन दोनों का जो XC और XL दोनों वेरी करते रहेंगे? Yes, sir. Yes. Yes. चलिए इतनी बात समझ आई तुम्हें। अब बात करते हैं आगे। आज का टॉपिक क्या है हमारा, रेजोनेंस। ठीक है, अब ये LCR सर्किट में ही एक ऐसा फिनोमिना होगा जिसको हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। कुछ ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन होगी जिसको हम रेजोनेंस बोलते हैं, वो आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो ये सब हमने पढ़ लिया था, सॉल्यूशन वगैरह। एक क्वेश्चन हमने किया था ये वाला। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर सर्किट के अंदर कैपेसिटेंस दे रखा हो, इंडक्टेंस दे रखा हो, रेजिस्टेंस दे रखा हो, वोल्टेज सोर्स का फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वोल्टेज दे रखा हो, और बाकी सारी चीजें पूछी हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, है ना। इम्पीडेंस, Yes, स्क्रीन नहीं दिख रही है, मुझे तो दिख रही है बेटा। अब दिख रही है। अब दिख रही. ठीक है, तो जो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट होता है, सबसे पहले हमें वो निकालना होगा। और इम्पीडेंस या तो डायरेक्टली निकल जाएगा, एक्सएल एक्सी दे रखे, नहीं दे रखे तो जो कल फॉर्मूला हमने लगाया था 1/2 पाई एफसी 1/, ये सब हम करके कर सकते हैं। ठीक है, इम्पीडेंस निकाल लेंगे, उसके बाद वी कैन फाइंड आउट करंट इन द सर्किट, we can find out RMS values of current and voltages etc. We can find out power is equal to IRMS into VRMS, ये सब हम करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हम सबको समझ आ गई थी। अब हेडिंग डालो जो आज शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। इसको बोलेंगे रेजोनेंस। तुम सबने रेडियो चलाया है? Yes, sir. नो सर। रेडियो नहीं चलाया? रेडियो से कभी ऐसी ट्यूनिंग नहीं की उसको घुमा के नॉब को 93 No, sir. हाँ नहीं की? No. क्या चलाया है भाई तुम लोगों ने? तुम लोग वो हो क्या, एप्पल म्यूजिक वाले हो क्या? समझाओ, रेडियो क्या होता है? गांव में रहते हो यार, तुमने रेडियो नहीं देखा यार, गजब हो गया। देखा है सर. बिल्कुल रेट्रो स्टाइल का रेडियो बना रहा हूँ आज मैं। ठीक है, एक छोटा नोब और एक बड़ा नोब। ठीक है, अब देखो इस रेडियो में क्या होगा, बहुत सारी लाइनें होंगी ऐसे। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले ये समझो कि हम कर क्या रहे हैं। एक सुई होती है, नीडल जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये नीडल क्या करती है, ऐसे लेफ्ट राइट मूव करती है। कब करेगी? जब इस बड़े वाले नोब को हम रोटेट करेंगे लेफ्ट राइट। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए नोब रोटेट करते हैं? चैनल बदलने के लिए, है ना। ये बदलने के लिए कि कौन सा वाला चलाना है, रेडियो मिर्ची चलाना है कि रेड एफएम चलाना है कि आकाश चलाना है, क्या इसको रोटेट करते हैं। नीडल इधर उधर हो। सर आप क्या आवाज चेक कर रहे हो? ये मैं वॉइस कर, यस सर। स्क्रीन भी चेक कर रही हूँ. चल रुको 1 मिनट का टाइम दो। अब आ रही है बेटा आवाज? Yes, sir. Yes, sir. पंखे की आवाज तो नहीं आ रही है बहुत तेज?
नो सर। No, sir. चलो, तो ये दूसरा जो नॉब है ये किस लिए यूज होता है? टू एडजस्ट द वॉल्यूम। अब मैं आपको ये बताऊंगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर कि रेडियो में एलसीआर सर्किट का क्या यूज़ है ना? जो एलसीआर सर्किट हम यूज़ करते हैं वो रेडियो में कहाँ काम आएगा और उसका क्या एक्चुअल बेनिफिट होता है, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो हम ये सीखने वाले हैं। चलो, अब देखते हैं रेजोनेंस होगा क्या। ठीक है, तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग कि रेजोनेंस का मतलब है कि जिस समय रेजोनेंस हो रहा होगा उसी समय हमारा जो सिग्नल है ना वो कैच करेगा रेडियो। जिस समय रेजोनेंस हो रहा होगा सर्किट में उसी समय हमारा क्या करेगा रेडियो में गाने बजने स्टार्ट होंगे। यानी कि जब आप इस नोब को, राइट साइड का जो नोब है ना, चैनल बदलने का नोब, उसको ट्विस्ट करते हो तो आप क्या कर रहे हो? तो कुछ ऐसी चीज़ एडजस्ट कर रहे हो सर्किट में ताकि सर्किट रेजोनेंस वाले फिनोमिना पे चला जाए और फिर वो आसपास के सिग्नल को पकड़ने लगे या कैच करने लगे। ठीक है, अब ये चीज़ बाद में लास्ट में कंक्लूड करेंगे इसको। चलिए, तो बेटा एलसीआर में हमने जो जो चीज़ें देखी थी वहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि करंट इज इक्वल टू वी बाय जेड, वी बाय इम्पिडेंस, और जेड की वैल्यू क्या होती है? आर स्क्र प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्र। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली थी। अब एक चीज़ होगी, सर्किट में मैक्सिमम करंट कब होगा? जब हमारा इम्पिडेंस मैक्सिमम रहे कि मिनिमम रहे? सर्किट में Minimum. करंट करना है तो इम्पिडेंस मिनिमम होना चाहिए कि मैक्सिमम? Minimum. मिनिमम होना चाहिए, है ना? इम्पिडेंस को मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, अब मुझे इसमें बताओ रेजिस्टेंस में, एक्सी में और एक्सएल में कौन कौन सी चीजें बदलती हैं फ्रीक्वेंसी के साथ? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स के साथ कौन कौन सी चीजें बदल, एक्सी एंड एक्सएल चेंज हो सकते हैं। और रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या रहता है? क्या वो डिपेंड करता है कि नहीं करता? No, sir. रेजिस्टेंस नो डिपेंड सर। करेगा? नो तो रेजिस्टेंस जो आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है ना? रेजिस्टेंस जो है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। और बदलेगा क्या क्या? एक्सी एंड एक्सएल। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चे? मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? Z की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो। जीरो नहीं हो सकती, ना 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 ना। देखो, अगर मैं कुछ ऐसी कंडीशन पैदा कर दूं कि एक्सी और एक्सएल आपस में बराबर हो जाएं, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं सर्किट में कि उस समय एक्सी एंड एक्सएल बिकम्स इक्वल, ये दोनों बराबर हो जाएं, तो क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? ये यस सर। एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और उस समय जब व्हेन एक्सी एंड एक्सएल आर इक्वल, व्हेन एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल, देन क्या होगा? इम्पिडेंस क्या हो जाएगा? Z किसके बराबर हो जाएगा? Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रूट आर स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, है ना? एक्सी माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, और जो कि हो जाएगा आर के बराबर। यानी कि इम्पिडेंस विल बिकम्स इक्वल टू रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है ना आर, उसकी वैल्यू के बराबर क्या हो जाएगा? इम्पिडेंस। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस इज इक्वल टू, अगर इसको लिखें तो Z मिनिमम मिलेगा और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? R के बराबर। और कब होगी? जब XC इज इक्वल टू XL हो। ठीक है, तो यही कंडीशन जब XC इज इक्वल टू XL हो जाए, जब XC और XL दोनों बराबर हो जाएंगे, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, या कंडीशन ऑफ इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, या फिर इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस। ये कंडीशन है, ये कंडीशन उत्पन्न कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई प्रोड्यूस? ये एलसीआर सर्किट में। और कब हुई? जब एक्सी एंड एक्सएल बिकम्स इक्वल। एक्सी एंड एक्सएल आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो चीजें होती है बच्चे, देखो, एक होगा ओमेगा नोट, इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट। और एक ये ओमेगा है, ये क्या है? ओमेगा
फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, सोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ AC पावर सोर्स है ओमेगा, एंड ओमेगा नोट क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। तो आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि ओमेगा नोट जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स के बराबर रहेगी इन केस ऑफ रेजोनेंस। जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो उस समय नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स बराबर रहेंगे, और उसी समय क्या होने वाला है, Z विल बी इक्वल टू R, और इसी को बोलते हैं Z की मिनिमम वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर रहने वाला। ठीक है बेटा, इतनी बातें समझ आई? Yes, sir. स्क्रीन अब स्क्रीन नहीं, रुक जाओ, दिख जाएगा, दिख गया अब शायद, सर दिख गई। नो यस सर। है ना, दिख रही है। चलिए, दिख रही है। हाँ बेटा, सर ओमेगा नॉट और ओमेगा का सर काम क्या था, मतलब ये समझ नहीं आया कि करते क्यों। ओमेगा का काम क्या होता है, क्या पूछ रहे हो? मेरी वॉइस भी सर ब्रेक हो रही है, आपकी ओमेगा क्यों हो रही है यार? नॉट, रुको, क्या हो गया यार आज इंटरनेट को? हाँ, ओमेगा नॉट और ओमेगा ओमेगा नॉट, सर जो नेचुरल बोलो फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर सर्किट की? सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो होगी जिस पर XC और XL बराबर हो जाएंगे बच्चे। देखो XC एंड XL डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स पे डिपेंड करते हैं ना। तो कुछ ऐसा कंडीशन हो जहाँ पर ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, ऐसा हो जाए, तो ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। कर लो इसको सॉल्व, क्या होगा? ओके सर, यस सर, जाएगा बच्चे? यस सर। यार मेरी आवाज मुझे लगता है ज्यादा ही ब्रेक कर रही है, ऐसा हो रहा है क्या? Yes, sir. स्क्रीन में नहीं दिख रही। तो फ्राइडे ही है आज भी, क्यों दिक्कत आ रही है? जस्ट वेट अ सेकंड बेटा। इजी टोटेबल ना हो बच्चे? यस सर। No, sir. अभी आ रही है बेटा? Yes, sir. तो ओमेगा नोट और जो ये है ओमेगा C और ओमेगा L दोनों हो जाएंगे बराबर। नेचुरल फ्रीक्वेंसी वही होती है जिस समय आपका दोनों बराबर हो जाए, ओमेगा L एंड ओमेगा C। एक चीज ट्राई करता हूँ, लेट मी ट्राई समथिंग। अब आ रही है आवाज? यस सर। Yes, sir. कौन गाने चला रहा है भाई? हाँ, पढ़ लो यार। ठीक है, तो तमनप्रीत देखो, ओमेगा एल एंड ओमेगा सॉरी एक्सएल एंड एक्सी क्या हो जाएंगे बराबर इस केस में। तो ये दोनों बराबर हो गए, तो वी कैन राइट ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, और यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एल सी। ठीक है, क्या होता है 2 पाई एफ। तो एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी एफ है उसको अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये आपकी फ्रीक्वेंसी एक वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की जिस पर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो गए, उसी को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
अच्छा, इसको दूसरे टर्म में नेचुरल क्यों बोला वो समझना चाह रहे हो तो देखो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट है, मानो आपके पास दो चीजें हैं घर पे, नॉर्मल सी चीजें, एक ग्लास है और एक भगोना है ना, एक ग्लास है और एक भगोना। भगोना समझते हो ना, बाउल जो लोहे का Yes, स्टील sir. का। यस सर। तो तुम एक काम करो, एक गिलास रखा हुआ है, ठीक है, और एक रखा हुआ है पतीला, ठीक। थोड़ा साउंड से समझते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कि होती क्या है, फिर तुम्हें एलसीआर सर्किट से समझा दूंगा। ये भगोना है नीचे वाला और एक ये ग्लास। अब आपने क्या किया, एक चम्मच लेके आए, ठीक है, और चम्मच से क्या करा आपने, एक बार ग्लास को हिट किया तो ग्लास को हिट किया तो ग्लास से कुछ आवाज आएगी ऐसे टन, है ना। और एक बार Yes, भगोने sir. को हिट किया यस सर। तो आवाज आएगी। दोनों अलग अलग होंगी कि सेम होगी? अलग अलग। सारे अलग 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 अलग। होगी। तो जब भी किसी भी चीज को डिस्टर्ब किया जाता है, जैसे आपने ग्लास को चम्मच मारकर डिस्टर्ब किया, जैसे मैं करके दिखाऊं तो, ठीक है, मेरे पास ये भरा हुआ मग्गा रखा हुआ है पानी का, इसकी आवाज आ रही है। एक प्याली रखी है, उसकी देखना अलग है ना दोनों की। Yes, sir. यस सर। डिस्टर्ब किया उसको, और डिस्टर्ब करने के बाद छोड़ दिया, तो किसी भी चीज को डिस्टर्ब करने के बाद छोड़ा जाता है तो वो जो आवाज निकालता है उसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मान लो ये एलसीआर सर्किट है, इसमें आपने एक बार एसी सोर्स लगाया और फिर हटा दिया, इसको छोड़ दिया अपने हालात पे, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे इसमें चेंज होगा ना डायरेक्शन ऑफ करंट, वही क्या कहलाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ, Natural frequency. है ना। और कैलकुलेशन वाइज वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, 1/2 पाई अंडर रूट एलसी के बराबर होगी, ठीक है। ओके सर। यस सर। चलो, तो इतनी बातें समझ आई। एलसीआर सर्किट में ऑसिलेशन ये कब होगा, रेजोनेंस कब होगा, जब आपका एक्सी एंड एक्सएल बराबर हो, और रेजोनेंस की कंडीशन में इंपिडेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, और इंपिडेंस की वैल्यू किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस इन द सर्किट, रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे। यस सर। देखो ये वाली वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा था, यहाँ लिखी है ना, 1/√LC, दिस इज ओमेगा नोट। और करंट क्या होगा उस केस में, जब रेजोनेंस हो रहा होगा तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम की मिनिमम, Maximum. करंट क्या होगा बच्चे, वोल्टेज बाय इम्पीडेंस होता है। इम्पीडेंस अगर कम होगा तो करंट की वैल्यू जाहिर सी बात है मैक्सिमम होने वाली है। तो ये हमें पता चल रहा है, ये सभी बातें रेजोनेंस कंडीशन के लिए है, ठीक है। चलिए, अब कुछ कुछ ग्राफ देखेंगे हम, है ना। जैसे ये पहला ग्राफ है, इसके देखो एक्स और वाई एक्सिस देखो, इसका एक्स एक्सिस पे क्या है, ओमेगा, और वाई एक्सिस पे क्या है, करंट। Current. करंट। तो जब एक्स एक्स करंट को आप प्लॉट करोगे ओमेगा के साथ, तो एक ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर करंट एकदम से पीक करेगा। करंट की वैल्यू क्या रहेगी, देखो यहाँ पे पीक बन रहे हैं ना, बिल्कुल एक ये, यस सर। Yes, तो sir. यस इस ओमेगा की वैल्यू पे ये पीक कर रहे हैं, वही ओमेगा की वैल्यू क्या कहलाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, है ना, वही क्या कहलाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये करंट पीक कर रहा है तो हमें पता चल रहा है कि उस समय क्या हो गया, रेजिस्टेंस मिनिमम हो चुका है, रेजिस्टेंस इन द सर्किट बिकम्स मिनिमम, तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और ये ऐसे पीक करेगा। दिस इज द करंट का प्लॉट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे पीक करेगा उसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। Resonance. अच्छा ठीक है। क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस इन द सर्किट पे डिपेंड करती है, आर वैल्यू, यस Yes, सर। sir. गड़बड़ कर दिया। अभी फॉर्मूला बताया तुमने, तुम्हें ओमेगा इज इक्वल टू 1/, अंडर रूट अंडर। इसमें आर कहाँ आ रहा है बच्चे, नहीं है sir. नहीं आ रहा। एल और सी को भी अगर आप एक्सपेंड कर दो तब भी नहीं आएगा। इंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, और कैपेसिटेंस भी आ जाएगा, लेकिन लेकिन R नहीं आएगा. आर नहीं आएगा। तो फिर तो आर पे डिपेंड करेगी रेजोनेंट No, फ्रीक्वेंसी, sir. नो सर। क्या करंट की वैल्यू आर पे डिपेंड करेगी इन केस ऑफ रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ रेजोनेंस, No, sir. यस सर। यस सर। यस सर। तुम्हें अभी बताया कि रेजोनेंस होगा तो इम्पीडेंस की वैल्यू किसके बराबर हो गई, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। देखो, करंट इन द सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एल एंड सी। करंट इंडिपेंडेंट है, करंट ओनली डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स एंड द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ठीक है।
और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो केवल एल और सी पर ही डिपेंड कर रही है, उसको रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। अब देखो एल और सी से क्या डिसाइड करोगे, एल एंड सी की वैल्यू से आपको ओमेगा की वैल्यू मिलने वाली है कि किस ओमेगा के ऊपर जाकर रेजोनेंस होगा, ठीक है, यानी किस ओमेगा पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और करंट की मैक्सिमम वैल्यू कैसे पता चलेगी, वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ सर्किट में तो मैक्सिमम पीक जो करंट होगा उसकी वैल्यू कम होने वाली है। अब मुझे बताओ, ये दो प्लॉट हैं, एक रेड और एक येलो, इसमें रेजिस्टेंस कौन से वाले सर्किट में ज्यादा रहा होगा, रेड वाले में कि येलो वाले में? रेड वाले में। रेड वाले में रेजिस्टेंस इन द सर्किट देखो एल सी और आर तीनों जुड़े हुए हैं सर्किट में। पहला सर्किट है रेड वाला जिसके अंदर मान लो, देखो ड्रॉ कर देता हूँ, जो बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए, इनको समझ आ गया बढ़िया। रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है बच्चे, ये तीनों जुड़े हुए हैं किसी एसी सोर्स के साथ। अब इस सर्किट में जो ओमेगा की वैल्यू है कि भाई किस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस होगा, वो डिपेंड करेगा एल की वैल्यू एंड सी की वैल्यू पे, ठीक है। और मैक्सिमम करंट एट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, की रेजोनेंस हो गया उसके ऊपर करंट की मैक्सिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ आर। क्यों भाई, ओमेगा कैसे पता चला, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC, और करंट की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू V/R इन केस ऑफ रेजोनेंस, या इसको Z भी लिखो तो Z इज इक्वल टू, यार जो है Z के बराबर ही होगा। तो अब रेजिस्टेंस मान लो रेड कलर वाले ग्राफ में, यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लो रहा होगा, इसके अंदर R रहा होगा मान लो 10 ohms, तो ऊपर वाले में कम रहेगा कि ज्यादा रहेगा 10 से, कम रहेगा। मान लो 2 ohms रहा होगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। अच्छा, इन दोनों में XL और XC की वैल्यू बराबर होगी, यस सर। XL एंड XC आर बराबर, क्यों, क्योंकि अगर XL और XC बराबर नहीं रहेंगे तो क्या रेजोनेंस होगा, नो सर। नो सर। XL और XC को तो बराबर होना ही पड़ेगा, और करंट जिसमें ज्यादा रहेगा उसका उसका रेजिस्टेंस सर्किट का कम रहा होगा, और जिस सर्किट में रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसमें करंट कम रहेगा, है ना, बिकॉज रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ दिखे तो आप बोलोगे ना कि यहाँ दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, करंट एंड ओमेगा के बीच में, ठीक है। चलिए अब रेजोनेंट सर्किट्स हैव एप्लीकेशन इन ट्यूनिंग मैकेनिज्म ऑफ रेडियो और टीवी सेट्स, ठीक है। अभी आपको बताया था कि रेजोनेंस कैसे किस कहाँ यूज होता है, रेडियो और टीवी की ट्यूनिंग में। तो रेडियो आप ट्यून करते हो तो आगे वाला नोब आप क्या करते हो बच्चे, आगे वाले नोब को ट्विस्ट करते हो, है ना। तो इस ट्विस्टिंग से क्या होगा, जब आप इसको आगे वाले नोब को ट्विस्ट करोगे तो उससे हो क्या रहा है वो डिसाइड करते हैं अभी। से होगा क्या, जब आप इसको ट्विस्ट कर रहे हो तो क्या होगा, यू आर एडजस्टिंग द कैपेसिटेंस। आप सर्किट में जो सी की वैल्यू है ना, जो सर्किट में जो सी की वैल्यू है, सी यानी कैपेसिटेंस इन द सर्किट की वैल्यू को एडजस्ट कर रहे हो, एडजस्टिंग द सी वैल्यू इन द सर्किट, ठीक है। अब मान लो आपको एसी सोर्स दे दिया गया, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे दिया आपको कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज, राइट, ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू एडजस्ट द सी वैल्यू। अब आपको क्या करना है कि भाई जो ओमेगा यहाँ दे रखा है ना, ये ओमेगा, ये मान लो इस सर्किट का ओमेगा कितना आएगा, 50 हर्ट्ज वाले का ओमेगा कितना होगा बताओ, 100 पाई, ठीक है, ओमेगा होगा 100 पाई के बराबर। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो सर्किट है उसमें एल जो है इंडक्टर, वो मान लो कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं कर पा रहे तुम, क्योंकि इंडक्टर की वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बदलो, या तो भाई इंडक्टर ये कॉइल होती है ना,
अब इसका या तो एरिया बढ़ाओ या इसके टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओ जब आपका ये वैल्यू बढ़ने वाला है, या इसकी शेप चेंज करो। तो आप इंडक्टर को जनरली चेंज नहीं कर पाते हो, बट कैपेसिटर को आप, कैपेसिटर की वैल्यू को या कैपेसिटेंस की वैल्यू को यू कैन इजीली चेंज। कैसे बदलोगे बच्चे? आपने कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ा, अब बताओ कि कैपेसिटेंस की वैल्यू को कैसे बदला जा सकता है। जैसे अनचार्ज कंडक्टर उसके कांटेक्ट में लाएंगे ना, तो वो उसका चार्ज पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो उसके पोटेंशियल को कांस्टेंट रखने के लिए उसको एक एक्सेस चार्ज देंगे, इसलिए। क्या लिखा मैंने? कैपेसिटेंस कैन बी इजीली चेंज्ड बाय वेरिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस को आसानी से बदला जा सकता है बाय वेरिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो प्लेट होती है उनके बीच का डिस्टेंस अगर हम बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस, ये बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को इजीली बदला जा चेंज सकता किया जा है। सकता चेंज कर सकते हैं। तो हम चेंज तो एल और सी में से दोनों को भी कर सकते थे या किसी एक को भी कर सकते थे, बट आसानी से किसको बदला जाएगा? कैपेसिटेंस को। कैसे? कैपेसिटर। अब मुझे ओमेगा नोट का फॉर्मूला बताओ। 1/√। एलसी। 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 अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे, मैं इस सी को घटा या बढ़ा ले रहा हूँ, इसको कम या ज्यादा कर ले रहा हूँ टू मैच दीज वैल्यूज। ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। बराबर हो जाएंगे। सी की वैल्यू को वेरी कर रहा हूँ इस तरीके से कि ओमेगा यानी सोर्स की फ्रीक्वेंसी और ओमेगा नोट ये दोनों बराबर हो जाए बाय चेंजिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट को चेंज कर रहा हूँ किस तरीके से? बाय चेंजिंग द कैपेसिटेंस। सी की वैल्यू को बदल के मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी को बदल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर मेरे सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाए। ऐसा कर क्यों रहा हूँ? सो दैट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। रेजोनेंस हैपन्स, रेजोनेंस हो जाए। और रेजोनेंस होगा तो क्या होगा? सर्किट के अंदर करंट पीक करेगा। करंट पीक यस। करेगा तो अच्छा सिग्नल मिल जाएगा। हमारा सिग्नल जो है वो, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो मैच करने लगेगा और हमारा रेडियो बजने लगेगा। ठीक है। अब ये चीज़ है किसकी? ट्यूनिंग ऑफ द रेडियो एंड टीवी सेट्स। हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं बाय चेंजिंग द कैपेसिटेंस का वैल्यू। कुछ कुछ समझ आया? यस सर। यस सर। या वीडियो दिखाऊं एक तुम्हें? वीडियो दिखाएं, देखो। दिखा दी। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो सेट दिखा देते हैं, थोड़ा 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 समझ आ जाएगा वहाँ से। देखो, ये नोब को रोटेट कर रहे हैं बच्चे। यस सर।
तो Yes, अभी sir. अभी क्या हो रहा है, इस केस में प्लेट का एरिया कम ज्यादा कर रहा है, प्लेट का एरिया कम या ज्यादा। देखो जो इसमें दो रीजंस हैं। इसमें दो रीजन है, पहला ये वाला, ठीक है, और दूसरा ये वाला। तो जैसे ये रोटेट करेगा तो क्या होने वाला है, ये प्लेट्स इसके अंदर जाएंगी, तो क्या होगा, कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में एरिया, जो एक्टिव एरिया वो बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ने या घटने से क्या हो रहा है, कैपेसिटेंस बदल रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब इसको नोब को रोटेट करें तो ये प्लेट दूर या नजदीक जाए, है ना। कभी रोटेट, एक साइड रोटेट करने से नजदीक आ जाए, दूसरे साइड रोटेट करने से इन प्लेट्स की दूरी बढ़ जाए आपस में, तो क्या होगा, उससे भी कैपेसिटेंस बदलता जाएगा। तो वी कैन चेंज द कैपेसिटेंस यूजिंग दिस थिंग। ये नोब बदलोगे तो कैपेसिटेंस बदलेगा, और कैपेसिटेंस बदलने से आपका सर्किट में क्या होने वाला है, Current peak कर. हाँ, करंट पीक करेगा और रेजोनेंस का फिनोमेना हो जाएगा। तो इस तरीके से वी कैन यूज दिस एलसीआर सर्किट टू ट्यून इन रेडियो को ट्यूनिंग करने के लिए, या रेडियो के सिग्नल को रिसीव करने के लिए वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ सर्किट्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक और चीज है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब मैं तुम्हें पूछूं कि दो कर्व हैं, एक तो ये येलो कलर का जो ड्रॉ कर रखा है और एक रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मुझे बताना कौन सा वाला ज्यादा शार्प है, ठीक है, ज्यादा शार्प कौन सा कर्व है, कौन सा वाला ज्यादा शार्प है बच्चे। Red वाला. रेड वाला कर्व ज्यादा शार्प है, क्यों, क्योंकि इसमें जैसे ही ये सर्किट ओमेगा नोट पे यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आया है, तो रेजोनेंस तो दोनों में ही हुआ है, बट करंट किस में ज्यादा आया, रेड वाले से रेड वाले Red वाला. ज्यादा पीक किया है। तो इसको मैं बोलूंगा कि मोर शार्प इज रेड कलर वाला, ठीक है। तो अब इसी को देखते हैं, शार्पनेस होती है एग्जैक्टली यही है जो मैंने आपको बता दी, बट इससे रिलेटेड और चीजें हम देखते हैं कि शार्पनेस को हम किस तरीके से क्वांटिफाई करते हैं, किस तरीके से शार्पनेस को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि भाई मैक्सिमम करंट क्या होगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मैक्सिमम करंट इज VM/R, ये सब चीज़ें वी ऑलरेडी नो दैट। अब इसके आगे हम देखेंगे कि शार्पनेस को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है। पावर डिसिपेटेड बाय सर्किट बिकम्स हाफ, ठीक है, पावर डिसिपेटेड बाय सर्किट बिकम्स हाफ। हमें निकालना है ऐसी वैल्यू ऑफ ओमेगा जिस पे सर्किट के द्वारा डिसिपेटेड पावर हाफ हो जाए, मैक्सिमम पावर का हाफ हो जाए। तो मैक्सिमम पावर तो आपको कहाँ मिलने वाली है, देखो पावर क्या होता है बच्चा, क्या होता है मैक्सिमम पावर, I इंटू वी, ठीक है, V इंटू आई। अब देखो मैक्सिमम करंट जो है, जब करंट मैक्सिमम रहेगा तो उस टाइम पावर क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम है, ठीक है। और करंट की वैल्यू जैसे ही घटेगी तो पावर की वैल्यू भी घटने वाली है। घटने लग जाएगी. मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए करंट की जहां पर जो पावर है वो हाफ हो जाए, किसका हाफ हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए। तो ये दो जगह पे होने वाला है, एक तो प्लस डायरेक्शन में मूव करोगे, मान लो इधर आ गए, और दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करोगे तो इधर, दो जगह पे ऐसा होने वाला है। पावर एक पीक तो यहाँ पे कर रही है और उसका हाफ कहाँ होगी, इधर या इधर, ठीक है। यानी मैक्सिमम करंट के 1/√2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स पे ये होने वाला है। इस गैप को मैंने बोल दिया डेल्टा डब्ल्यू, एक साइड के गैप को डेल्टा डब्ल्यू बोल दिया। टोटल गैप कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। अब हाफ पावर तक का जो गैप है, मैक्सिमम पावर से लेके हाफ पावर तक का जो गैप है, ये इसको हम बोलते हैं बैंड विड्थ, बैंड विड्थ, ठीक है। ये चीज याद रखना कि 2W इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉल्ड एज 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू बैंड विड्थ, ठीक है। ये कम्युनिकेशन में आएगा लास्ट वाले चैप्टर में, अभी हट भी गया सिलेबस से, बट तुम एक टर्म जरूर याद रख लो कि 2 इंटू डेल्टा ओमेगा को क्या कहते हैं, बैंड विड्थ, ठीक है। बस इतना याद रखो, बाकी बाद में बताएंगे। तो मैक्सिमम पावर है ना, जो उसका हाफ कब कब हो सकता है, एक तो ओमेगा नोट प्लस डेल्टा डब्ल्यू पे, और एक ओमेगा नोट माइनस डेल्टा ओमेगा पे, ठीक है। ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा
एंड ओमेगा नोट माइनस डेल्टा ओमेगा। एक तो पॉजिटिव साइड में होगा ओमेगा नोट के और एक नेगेटिव साइड में होगा, यानी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 ऐसी दो फ्रीक्वेंसीज होंगी जहां पर पावर एग्जैक्टली कितनी होगी, हाफ ऑफ द half of the maximum value. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर पे होगी। ठीक है, तो एक ओमेगा हो गया ओमेगा नोट प्लस डेल्टा ओमेगा, दूसरा हो गया ओमेगा नोट माइनस डेल्टा ओमेगा, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या कहेंगे, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को 2 डेल्टा ओमेगा, और ये क्या कहलाता है, बैंड विड्थ। Bandwidth. याद रखो। ठीक है, अब एक और टर्म होती है ओमेगा नोट डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा नोट डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा, इसको बोलते हैं हम शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस की ओमेगा नोट डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही हमारा क्या है, रेजोनेंस शार्पर है। ग्राफ पे दिखेगा पीक वैल्यू एकदम ऊपर जाती हुई नजर आएगी, बहुत नैरो ग्राफ बनेगा तो शार्पर है। उसको देखोगे आप तो जब शार्पर कर्व बनेगा ऐसा ऐसा एकदम पीक, तो वहां पे जो ये बैंड विड्थ है वो क्या हो जाएगी, कम। और बैंड विड्थ क्या होती है, 2 डेल्टा ओमेगा। बैंड विड्थ डिनोमिनेटर कम होएगा तो क्या कहलाओगे, शार्पनेस बढ़ा कि घटा, शार्पनेस बढ़ा। बड़ा एक ही गिवन ओमेगा नोट वैल्यू पे अगर एक कर्व है जो ब्रॉडर है, चौड़ा चौड़ा सा है, और एक कर्व है जो नैरोअर है, पतला पतला सा है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है शार्पनेस की, जो Narrow. क्योंकि नैरोअर कर्व में 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कम आएगी, कम आएगी. 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कम आएगी, कम. और चौड़े वाले कर्व में 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू ज्यादा रहेगी। ज्यादा. नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा नोट है वो तो दोनों ही में बराबर है, क्योंकि एक ही जगह पे जाके रेजोनेंस हुआ है। तो पीक वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, यानी जो पतला पतला सा कर्व बनेगा उसमें बैंडविड्थ क्या होगी, कम की ज्यादा, सर कम. कम होगी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, 2 डेल्टा ओमेगा है ना, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा। तो पतला वाला जो कर्व रहेगा, नैरोअर रहेगा, जो शार्पर रहेगा, उसके अंदर बैंडविड्थ क्या है, कम है, और बैंडविड्थ तो शार्पनेस क्या आएगी, ज्यादा, बिकॉज शार्पनेस इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ इज कॉल्ड एज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, है ना, समझ गए। अब एक चीज और आएगी जिसको आप लिखो, देखो दोनों तीनों चीजें लिख लो आप। पहले लिखो 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू बैंडविड्थ, ये लिखो नोट्स में, और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस लिखो ओमेगा नोट बाय 2 डेल्टा ओमेगा। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज इक्वल टू ओमेगा नोट डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, ये आपकी शार्पनेस। ठीक है, चलिए अब एक चीज और है जिसको हम क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं, वो बताएंगे आपको क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। ठीक है, अब है ना, अब हम क्या कर रहे हैं, हम पावर की वैल्यूज को ना इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, कि भाई मैक्सिमम पावर है ना आई मैक्स बाई √2 के बराबर होगा, उन सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, और मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सॉल्व करने के बाद ना कुछ रिलेशन आएगा, सब कुछ सॉल्व करने के बाद एक रिलेशन आएगा जो कहलाएगा मेरा Q। ठीक है, जो कहलाएगा ये शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस, इसके बराबर आएगा। शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस जो है वैल्यू वो इसके बराबर आएगी, जो कि ओमेगा नोट L बाय आर होगी। ओमेगा नोट L बाय आर, ये आया कहाँ से, ये मेरे को पता चला जो पावर की मैक्सिमम वैल्यू थी उनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, भाई हाफ होगा मैक्सिमम पावर का, हाफ वैल्यू होगा कब, जब आप डेल्टा ओमेगा वेरिएशन कर रहे हो ओमेगा के अंदर, उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके, ये हमें कोई जरूरत नहीं है इसकी डेरिवेशन की। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट ये आएगा कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है, जो कि हमने ओमेगा नोट बाय 2 डेल्टा ओमेगा रखा था, वो ओमेगा नोट L बाय आर के बराबर आ रहा है, ओमेगा नोट L बाय आर के बराबर। तो हम क्या करते हैं, ओमेगा नोट L बाय आर को नया नाम दे देते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर। तो जिस जिस रेजोनेंस कंडीशन में ओमेगा नोट बाय 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू ज्यादा आएगी, उसका मतलब है वहां पे क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, और जिधर इसकी वैल्यू कम आएगी उसका मतलब क्वालिटी फैक्टर कम है। तो ओमेगा नोट बाय 2 डेल्टा ओमेगा ही क्या कहलाया, क्वालिटी फैक्टर। और इसी को दूसरे टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, ओमेगा नोट L बाय आर, ओमेगा नोट L बाय आर। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला लिखो क्वालिटी फैक्टर के लिए, Q इज इक्वल टू ओमेगा नोट बाय 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा Q इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा नोट L बाय आर। ठीक है,
क्वालिटी फैक्टर। जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना स्मॉलर बैंडविड्थ होगा, ठीक है, उतना स्मॉलर बैंडविड्थ होगा। जितना स्मॉलर बैंडविड्थ होगा उतना शार्पर रेजोनेंस होगा, ठीक है। ये दोनों बातें लिख लो। लार्जर द वैल्यू ऑफ क्यू, स्मॉलर इज द बैंडविड्थ, स्मॉलर बैंडविड्थ इंप्लाइज शार्पर रेजोनेंस। अब तुम्हें रेडियो जिन बच्चों ने चलाया उनको थोड़ा सा और कुछ बताऊंगा तो समझ आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। देखो बेटा, कई रेडियो चैनल्स ऐसे होते हैं जो आप नोब को ना थोड़ा रोटेट भी कर दोगे तो उनकी क्वालिटी इतनी डिग्रेड करती नहीं है ना। जैसे थोड़ा थोड़ा आवाज़ खराब होगी, थोड़ा और बीच में भी कर दोगे तो बढ़िया आवाज़ आ गई, थोड़ा इधर लेफ्ट राइट मूव करने से उनकी वॉइस में ज़्यादा, क्वालिटी में ज़्यादा फर्क आता नहीं है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप करो पे इस करो पे क्या कर रहे हो, जब आप नोब रोटेट कर रहे हो तो आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हो ना सर्किट की। तो आप मान लो कि आपने इधर से स्टार्ट किया, आपने बीच में आए तो मैक्सिमम आना चाहिए करंट, तो मैक्सिमम क्वालिटी, थोड़ा और आगे गए तो क्वालिटी डिग्रेड होगी। तो कुछ चैनल ऐसे होंगे रेडियो के जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि नोब को ना लेफ्ट राइट रोटेट करने से ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, तो एक गिवन रेंज में उनकी आवाज़ ना साफ आती है। तो उन केस में क्या होता है कि उनका क्वालिटी फैक्टर कम है बट उनका बैंडविड्थ ज़्यादा है ना, क्योंकि आपको ओमेगा की, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा मिल रही है जिसमें आप सिग्नल कैच कर पा रहे हो। और कुछ चैनल ऐसे होंगे जिनकी ओवरऑल क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त होगी कि बढ़िया आवाज़ आएगी एकदम, लेकिन उनको ट्यून करने के लिए आपको बिल्कुल परफेक्टली एक ही तो पॉइंट मिलेगा कि भाई हाँ यहाँ आगे थोड़ा भी इधर उधर नोब को रोटेट किया तो क्वालिटी आएगी नहीं, सिग्नल आएगा ही नहीं, है ना। बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू पे सिग्नल आएगा लेकिन बढ़िया बिंदास साफ बजेगा रेडियो। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बैंडविड्थ कम है लेकिन क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा है, ठीक है। तो अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा उससे भी रिलेट हो गया। और बाकी इसमें फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला लिखो। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला 1/, ओमेगा नोट, sorry, quality factor is equal to omega naught by 2 delta omega. Quality factor is also equals to omega naught L by R. और थर्ड फॉर्मूला Q is equal to 1/, ओमेगा नोट सी आर, ठीक है। ये कैसे आया, ओमेगा नोट को आपने 1/√LC सब्सटीट्यूट कर दिया, है ना। तो L की जगह C आ गया, पहले L के फॉर्म, इंडक्टेंस के फॉर्म में निकालना हो, सर आवाज नहीं आ रही। इंडक्टर के फॉर्म में निकालना है तो ऐसे, कैपेसिटेंस के फॉर्म में निकालना है तो ऐसे। ये तीनों फॉर्मूला लिख लो क्वालिटी फैक्टर के। तो ओमेगा नोट के लिए 1/2 √LC या 1/√LC? ओमेगा नोट के लिए 1/√LC। यस सर। ओके। फ्रीक्वेंसी जो होगा ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसके लिए आएगा 1/2π√LC। 2πf हो गया ना बच्चे ओमेगा नोट। तो ये आपका हो गया। ये फॉर्मूला लिख लिया आपने। रेजोनेंस समझ आया, यस सर। रेजोनेंस हो का मतलब यस सर। जब एक्सएल एंड Yes. एक्स बराबर हो जाए, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स मिनिमम, यानी इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम। इम्पीडेंस की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर, रेजिस्टेंस आर के बराबर। एक्सएल एक्सी का इफेक्ट खत्म सर्किट में। अब मुझे बताओ, जब एक्सएल एंड एक्सी का इफेक्ट खत्म हो जाएगा सर्किट में तो ये सर्किट कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटिव, रेजिस्टिव की इंडक्टिव। ये प्योरली रजिस्टिव जैसे बिहेव करेगा क्योंकि एक्सएल एंड एक्सी ने अपना इफेक्ट कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। एट द in the condition of resonance the circuit behaves as purely resistive, ठीक है। चलो अब है ना कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो आएगा कि नहीं आपका आंसर।
क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ निकालना है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बच्चे? So Q is equals to omega naught L by R. ओमेगा Not L Not R. L by R. L by R, sir. ठीक है, 3 फॉर्मूला थे, यहाँ पे ये लगेगा। ठीक। और बैंडविड्थ क्या होता है? 2 delta omega. 2 delta omega. बैंडविड्थ क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा। निकालो दोनों वैल्यूज। दिन का आंसर आ गया, एंट्रीज कर लो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को क्या बोल सकते हैं बच्चे? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, है ना? Yes. तो ओमेगा नोट लिख लिया, 5000 रेडियन पर सेकंड दे रखा है। इंडक्टर की वैल्यू 20. 20. -3, सॉरी, -3 डिवाइडेड बाय R 30। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 3.3. 3.33 क्वालिटी फैक्टर। इसका कोई यूनिट होगा नहीं, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही लिखते हैं जनरली। बैंडविड्थ क्या होगा? So 2 delta omega. 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ओमेगा। ये किसके बराबर था? ओमेगा नोट बाय क्यू के। Q. ओमेगा नोट बाय क्यू के। हमारे 5000 डिवाइडेड बाय क्यू की वैल्यू अभी आई 3.33। कितना आ गया? 5000 को 3.3 से डिवाइड करोगे तो 1500 आएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. देखो क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला भी तो था बच्चे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। Yes, sir. तो बैंडविड्थ इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्वालिटी फैक्टर। Quality factor. ठीक है, सर मैंने ऐसे किया, आपने वो रिलेशन बताया था ना, ओमेगा नॉट बाय 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एल बाय आर, इसमें से निकाल के कर लिया, सेम ही आंसर आया था। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब एक और क्वेश्चन है, ये ट्राई करेंगे। इसमें बहुत सारे पार्ट हैं तो घबराएंगे नहीं, करो इसको। ये भी ठीक वैसा ही है। रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या ये एलसीआर सर्किट है बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. कैसे एलसीआर? इसमें इंडक्टर लगा हुआ है। No. No, sir. रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर, केवल एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर। तो क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। क्या इसमें No, sir. जैसी चीजों की बात करोगे? नहीं। रेजोनेंस, रेजोनेंस होने के लिए बिना रजिस्टर के तो फिर भी हो जाएगा रेजोनेंस। बिना रजिस्टर के थ्योरेटिकली बोल सकते हो क्या कि रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि सर जो आपने इंडक्टर और कैपेसिटर लगा रखा है उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैन बिकम इक्वल अगर रेजिस्टेंस जीरो है तब भी। लेकिन बिना कैपेसिटर या बिना इंडक्टर, इनमें से अगर एक भी कंपोनेंट नहीं है, चाहे इंडक्टर ना हो चाहे कैपेसिटर ना हो, तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। बिना रेजिस्टेंस के तो हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो करंट उस केस में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, z बिकम्स जीरो। तो वो फिर भी हम थ्योरेटिकली बोल सकते हैं कि भाई हो सकता है, लेकिन बिना कैपेसिटर और बिना इंडक्टर के कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा। दोनों होने जरूरी है। तो इसमें केवल एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा बच्चे? इन दिस केस आपका कभी भी रेजोनेंस नहीं होगा। तो इट्स अ सिंपल रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो और बताओ मुझे क्या आंसर आया।
कैसे निकालोगे इसको? सबसे पहले तो Z निकालो बेटा। जब दो से ज्यादा कंपोनेंट जुड़ेंगे तो इम्पीडेंस निकालोगे सबसे पहले। क्या आएगा इम्पीडेंस? R² प्लस XC। जीरो है तो उसमें कोई काम नहीं है, तो इम्पीडेंस निकाल लो सबसे पहले। फिर इम्पीडेंस आ गया तो करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू V बाई Z। ये वैल्यू आ जाएगी। करंट कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर क्या आएगा? VR इज इक्वल टू करंट जो आ गया इंटू R। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या आएगा? करंट इंटू XC। ठीक है, और फिर देखो आगे का क्वेश्चन आप करो अपने हिसाब से। सर हाँ बेटा। सर जैसे यहाँ पे इतने लेंथी लेंथी क्वेश्चन है सर, पेपर में भी ऐसे ही आते हैं? क्या बोल रहे हो? आवाज ब्रेक कर रही थी, आप बता। सर जैसे इनकी कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी है ना, तो पेपर हाँ, में भी ऐसे ही आते हैं? नहीं नहीं, इसमें एक पार्ट आ सकता है कोई। ये तो 4 पार्ट आपको कुछ समझाने के लिए दिए गए हैं, इसमें कोई एक पार्ट आ जाएगा। ओके सर। हम्म। पहला आ गया इम्पीडेंस, बताओ क्या है? यस सर, इम्पीडेंस 291.4। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखोगे बच्चे? 200 ओम्स। 200। XC की वैल्यू 15 माइक्रोफैराड। ठीक है, यस दोनों को रखो और सर, वैल्यू बताओ। हाँ जी। एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी करके नहीं निकालेंगे? हाँ सॉरी, 2 पाई FC। हाँ 2 पाई FC, 2 इंटू पाई इंटू F इंटू C। हाँ राइट। सिर्फ कैपेसिटेंस के लिए लिख सकते हो, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कितना आया? 291। सर उसमें माइक्रो लेना भूल गई इसलिए गलत है। ठीक है, तो जो बच्चे सही करोगे उसको, उनका आएगा 290 समथिंग, 291 आएगा। तो सोल्व करो इसको, 291 ओम्स। फिर करंट कैसे निकलेगा पहले निकाल लो। 291 ओम निकाल लो सब लोग, है ना? ये सर आ गया। अब 291 आने के बाद करंट कैसे निकालोगे? करंट इन द सर्किट। सर वी आई इज इक्वल्स टू वी बाय जेड होता है ना?
तो हाँ उसमें 200 बाई 220 बाई 291 कितना आएगा ये? 4.5 0.75 एम्पियर। ये आपका करंट इन द सर्किट आ गया। ठीक है, अब आप वैल्यू निकालो। देखो अब करो, वी आर कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, और दूसरा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। ये दोनों वैल्यू निकालो और इनको ऐड करके देखो कि क्या ये सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। ये चेक करना है हमें। नो सर, करो 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 करो, पहले करो तब पता चलेगा क्या ये सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा तो नहीं आ रहा। देखो आर तो आपको पता है, 150 volts. आर तो 200 ओम, ठीक है। और जब एक्सी यस को सर, कैलकुलेट करोगे ना, वो आपका आ रहा है 212 ओम्स। यस सर। अब कर लो, अब जिनके ये वैल्यूज नहीं आए थे वो कैलकुलेट कर लो। 212 एंड 200 वी आर, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस रजिस्टर कितना आएगा, वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस कैपेसिटर कितना आएगा, ये दोनों वैल्यूज निकालो। करंट आपका 0.75 आया, 0.75 को मल्टीप्लाई करो 200 से, कितना आ रहा है? 150 150 ओम, 150 वोल्ट, volt. ठीक है। और वीसी कितना आएगा, एक्सी 212 है, 212 को 0.75 से मल्टीप्लाई करो, 159. 160 मान लो, 160 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, दोनों को ऐड करो अब, वी आर वी सी को। 210. 300 की 200? 300. 300. और मैक्सिमम और वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स कितना आ रहा है देखो। 220. क्या आपको ऐसा लग रहा है वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द सोर्स से ज़्यादा हो गया वोल्टेज ड्रॉप? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. रीज़न बताओ इसका, ऐसा क्यों होगा? क्या ये सही बात है? नो सर। No, sir. नहीं, जितनी वोल्टेज सोर्स ने प्रोवाइड नहीं की उससे ज़्यादा ड्रॉप कैसे हो सकती है? हुँ? जितनी वोल्टेज सोर्स ने दी ही नहीं उससे ज़्यादा ड्रॉप कैसे हो सकती है? सोचो और बताओ क्या हुआ है ऐसा। क्या ये वोल्टेज दोनों सेम फेज में है कि अलग अलग में, कैपेसिटर की वोल्टेज और रजिस्टर की? अलग अलग. तो क्या हम सिंपली ऐड कर सकते हैं जैसे हमने जोड़ दिया 150 और 160? No, sir. No, sir. क्या करना पड़ेगा? Vector addition. ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक साइड हो 150 और 90 डिग्री पे दूसरी साइड हो 160, तो जो इसका ये डायगोनल बनेगा वही हमारा आंसर होगा। ऐसे करोगे तो ये वोल्टेज 220 ही आएगी। ठीक है, क्योंकि इनका फेज क्या था, अलग अलग था, इसलिए हम इनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पैराडॉक्स नहीं है, ये हमारा एडिशन हमने गड़बड़ कर दिया। पैराडॉक्स का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ जो हमें उलझनों में डाल दे। इसमें कुछ ऐसा था नहीं, हमने सिर्फ एडिशन, उसको वेक्टर एडिशन करना था और हमने सिंपली सीधा जोड़ दिया तो हमें पता चला कि नहीं, एल्जेब्रिक सम नहीं करना होता है बिकॉज इनका फेज सेम नहीं है। ये बातें समझ आ गई तुम्हें? Yes, sir. ठीक है, अब क्या करना, ये जो एलसीआर के नोट्स भेजूंगा ना, रेजोनेंस के और एलसीआर सर्किट के, उनको अच्छे से पढ़ना ताकि हम नीट के पीवाईक्यू शुरू कर सके फिर इन टॉपिक्स पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपका हो गया है तो आज की क्लास में इतना ही था। एलसीआर सर्किट से रेजोनेंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन। रिवीजन M1D का, मोशन इन वन डायमेंशन का। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक तो कल हमारे हो गए थे लगभग लगभग, अब इसके आगे क्वेश्चन हमें देखने पड़ेंगे। ये तो सेम क्वेश्चन है, आपने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 20, 22 इनके कंसेप्ट हो चुके हैं, तो ये आप लोग घर पे करोगे। ठीक है, 18 का जो कंसेप्ट था वो भी हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन ना हमने काइनेमेटिक इक्वेशन से कर लेते हैं। पहला सवाल करूँ, क्वेश्चन नंबर 23।
जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनमें अजम्पशन क्या रहता है बच्चे? तीन इक्वेशन एक्सीलरेशन कांस्टेंट। हाँ, तीन इक्वेशन हमारी मोशन की तीन इक्वेशन है, तीनों बताओ। v इज इक्वल टू यू प्लस, 80 उसके बाद उससे अगली इक्वेशन b square is equal to a square plus 2a s इज इक्वल टू ut plus half at square यस, उसके बाद b square is equal to a square plus 2a हाँ, तो ये तीनों इक्वेशन है, इसमें अजम्पशन है कि एक्सेलरेशन इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, या इनको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या है बच्चों? कि जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे और मोशन हमारा कहाँ हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा हो, है ना। तो उसकी इक्वेशंस हैं तीनों, तो इनको यूज करना है अब हमें। A car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square at t equals to 4 seconds. A ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equals to 6 seconds? t equals to 6 seconds पे आपको velocity और acceleration बताना है, किसका? बॉल का। करो। जी का वैल्यू आप 10 ले सकते हो बच्चे। कितने बच्चों का आंसर आ गया? अच्छा मुझे बताओ, इसको सॉल्व करने का तरीका कोई बताएगा? हाउ हाउ विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? बताओ बेटा, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? देखो, car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square at t equals to 4 second. A ball is dropped out of a window. ठीक है, what is the velocity and acceleration of the ball? t equals to 4 seconds के ऊपर कार की वेलोसिटी निकालो सबसे पहले। क्या आएगी वेलोसिटी ऑफ कार एट t equals to 20 meter per second 20 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वो जो बॉल फेंकी गई उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? सेम एज दैट ऑफ कार। 20 meter जब ये बॉल कार से अलग हो जाएगी तो उसकी एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में खत्म हो जाएगी, बिकॉज कार के साथ जब वो मूव कर रही थी तब तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही थी, लेकिन अब कार से अलग हो चुकी है तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो हो गया। द ओनली एक्सेलरेशन विच इज प्रेजेंट इज इन द वाई डायरेक्शन, केवल वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी ये। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगी बॉल की बच्चे? 0 और उस पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? 5 meter 5 meter वाई डायरेक्शन में बच्चे, वाई में ग्रेविटी एक्ट कर रहा है ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड। और कितने समय तक लग रहा है? 2 सेकेंड तक। 4 सेकेंड तक आपने ड्रॉप किया और कैलकुलेशन बताना है 6 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल इन वाई डायरेक्शन एट t इक्वल्स टू 6 निकालो। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल इन वाई डायरेक्शन एट t इक्वल्स टू 6 क्या आएगा? इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन 10 इंटू टी कितना है? 2 सेकेंड्स। 6 माइनस 4, 2 सेकेंड के लिए वाई में एक्सेलरेट करी, कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 meter per second अब इस बॉल की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्स में कोई डी एक्सेलरेटिंग फोर्स है ही नहीं, जितने से चल रही थी उतने से चलती रहेगी। और वाई में भी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। तो नेट वेलोसिटी कैसे निकालोगे? v इज इक्वल टू अंडर रूट
20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 20√2। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। और एक्सेलरेशन कितना रहेगा t = 6 सेकंड पे? 10 मीटर। केवल और केवल y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चे ग्रेविटी तो एक्ट करना बंद करेगी नहीं, है ना। y में ही एक्सेलरेशन रहेगा, और x में 0 था, y में एक्सेलरेशन 10 मीटर, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और कोई रिसेंट ईयर्स में आया होगा वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करो। डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हो? ये बताओ पहले। बेटा डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड के फॉर्मूला का भी अजम्पशन क्या है कि एक्सेलरेशन शुड बी सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन सेम होगा तो हम क्या उस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इक्वेशन क्या है? डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, एस nth क्या होता है? 2 into ठीक है, इसको यूज करो। एक बार n की वैल्यू रखो n-1 और एक बार n की वैल्यू रखो n। Sn डिवाइडेड बाई Sn+1 निकालना है आपको। पहले निकालो Sn, फिर Sn+1 निकालो, दोनों को फिर रेशियो को निकाल लो। इंक्लाइंड प्लेन पे भले ही ये मोशन हो रहा है, लेकिन उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इंक्लाइंड प्लेन पे होने के बावजूद भी जो उसको एक्सेलरेट कराएगा वो एक्सेलरेशन जो है दैट विल बी सम कंपोनेंट ऑफ जी ओनली। जी का कोई एक साइन थीटा या कोस थीटा कंपोनेंट कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, बट दैट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा क्योंकि जी कांस्टेंट है और इंक्लाइंड प्लेन का थीटा भी कांस्टेंट है। बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है ही दोनों केस में, तो आप Sn डिवाइडेड बाई Sn+1, एक बार n का वैल्यू n रखो, एक बार n की जगह n+1 रखो। जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं ये क्वेश्चन, वो इनमें से स्पेसिफिक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर अगला बता देना कि सर ये वाला क्वेश्चन करा दो, वही क्वेश्चन कर लेंगे फिर हम। तो फिर इसमें तो t = n-1 का कहीं काम नहीं आएगा। t = n-1 का नहीं आएगा, वो फॉर्मूला के लिए बताया है। देखो वो
डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड, तो क्या होगा वो डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन 4th एंड 5th सेकंड होगा ना। 5वें सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस क्या होगा, चौथे सेकंड के लास्ट से 5वें सेकंड के लास्ट तक का जो टाइम है उसमें। तो ये बता रहे हैं कि n-1 से n तक जो डिस्टेंस कवर होगा उसको s nth बोलते हैं। ये फॉर्मूला का डेफिनेशन है, n-1 यूज नहीं करना। यहाँ पे क्लियरली then find the ratio Sn divided by Sn plus 1। ठीक है, जब इसमें वैल्यू आप रखोगे बेटा, एक बार रखो n की जगह n रखो तो 2n-1 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। एक बार n की जगह रखो n plus 1, तो क्या होगा 2n plus 2 minus 1, फिर 2n plus 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों का रेशियो निकालो, तो a/2 से a/2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n-1 अपॉन 2n plus 1, ये हमारा आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन बी। आई थिंक ऑप्शन बी है ये। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, अभी बताओ अगला कौन सा करना है। सर जो ग्राफ वाला है ना एंड पे, वो वाला। ग्राफ का करा देंगे। इसमें से कौन सा करना है, सेकंड सेक्शन में से 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। एलिवेटर वाला था ना सर वहाँ पे। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 30 कर लो, फिर एलिवेटर वाला करेंगे। करो 30। ये तो आसान क्वेश्चन है यार। क्वेश्चन नंबर 30 तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जी की वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकेंड। हाइट कितना है 20, तो फॉर्मूला यूज कर लो सीधा सीधा। इनिशियल वेलोसिटी 0 रख के फॉर्मूला यूज करो, सीधा आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यस सर आ गया। सर आ गया। यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन कौन सा बता रहे थे तमनप्रीत, कौन सा बता रहे थे बेटा। सर जो अभी स्लाइड थी ना जिसपे हमने क्वेश्चन किया उसमें एक एलिवेटर वाला था, ये वाला 27 सर। 27 करो, 27 करो। क्वेश्चन नंबर 27 करो। A person standing on the floor of an elevator drops a coin. The coin reaches the floor in time t1. If the elevator is at rest. In time t2, if the elevator is moving uniformly, which of the following option is correct? यूनिफॉर्मली मूव करने का मतलब क्या है बच्चे? कांस्टेंट वेलोसिटी की या कांस्टेंट एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वेटलेसनेस का जो कंसेप्ट है, जब हमारा एलिवेटर ऊपर या नीचे मूव करता है तो वेटलेसनेस का कंसेप्ट तब आता है व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग। अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। तो मुझे बताओ ये टाइम दोनों बराबर होंगे कि अलग अलग होंगे? बराबर होंगे। रुके हुए एलिवेटर में भी नीचे डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना लग रहा है mg, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तब भी नेट एक्सेलरेशन कितना है g है ना। तो g एक्सेलरेशन लगेगा तो टाइम क्या अलग हो जाएगा? नहीं होगा, टाइम सेम ही रहेगा। तो t1 इज इक्वल टू t2 रहने वाला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उसके बाद है ना ग्राफ के ये सारे क्वेश्चन इधर उधर होंगे, इनको ऐसे कर लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और डाउट्स आएंगे तो ग्रुप में पूछो, है ना, डाउट ग्रुप में पूछो। अब बताओ इन तीन ग्राफ इनमें से कौन सा करना है सबसे पहले? तो सबसे पहला वाला जो था ना, करो ये 50। इसमें सर समझ नहीं आया कि इसका सी पॉइंट पे कैसे मैक्सिमम होगी। Particle shows a distance time curve as shown in the figure. The maximum instantaneous velocity of the particle is around the point. Velocity क्या होती है? Velocity on distance time graph is slope. यस सर। तो स्लोप मैक्सिमम कहाँ पे है? पॉइंट ए बी सी डी, कौन से पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम स्लोप है बेटा? सी पे है। यस सर। डी पे तो बच्चे 0 के बराबर होने वाला है स्लोप। देखो स्लोप क्या होता है, जो थीटा वैल्यू होती है, इधर थीटा है,
बी पे बनाओगे तो इधर ज़्यादा थीटा, सी पे और ज़्यादा थीटा, डी पे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल की बात हो रही है। अब हॉरिजॉन्टल जरूरी थोड़ी आप ओरिजिन से ड्रॉ करो, मान लो यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है, इसके साथ थीटा ड्रॉ करो, कम आ रहा है बिल्कुल इधर। एक सेकंड, कहाँ गया इरेजर? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ पे थीटा ड्रॉ कर लिया मैंने, थीटा। बी कितना बना रहा है? थीटा। सी कितना बना रहा है? और बड़ा थीटा। डी कितना बना रहा है? छोटा थीटा। सबसे ज्यादा थीटा की वैल्यू कहाँ पे है? पॉइंट सी पे। क्वेश्चन नंबर 51 भी कर लो। नेगेटिव कहाँ पे है? नेगेटिव कौन से पॉइंट पे है? जहाँ पर थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, जहाँ पर, या फिर छोड़ो सारी बातें। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट तो दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगा, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट घटने लग गया। डिस्प्लेसमेंट घट रहा कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ई पे। तो हमारा कौन सा पॉइंट ई हो गया? नेगेटिव स्लोप इज। और वैसे भी देखो तुम तो हॉरिजॉन्टल के साथ नेगेटिव स्लोप कहाँ बन रहा है? देखो नेगेटिव साइड में थीटा बन रहा है पॉइंट ई पे। यस सर। तो यस सर। ई इज द राइट आंसर। ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में कौन सा कर्व जो है मोशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? ऑप्शन ए, फिर डी। रीजन के साथ बताओ। वाई ऑप्शन डी। जिनको डी लग रहा है वो बताओ वाई ऑप्शन डी बच्चे। क्योंकि दूसरे प्लेन में भी सर आ सकते हैं। दूसरे प्लेन में कहाँ है? दूसरे प्लेन में कहाँ है? Which of the following represent motion in? कौन सा इनमें से मोशन इन 1D को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक टाइम पे दो वेलोसिटी क्या पॉसिबल है? मैं एक टाइम दो वेलोसिटी की वैल्यू क्या पॉसिबल है? नहीं है, तो इम्पॉसिबल है ये तो। बाकी सारे पॉसिबल हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चन जो है वो आप खुद करोगे। अब ये वाले जितने बच गए हमारे पास, इनमें अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो ग्रुप में पूछेंगे और सभी बच्चे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करेंगे, नहीं तो मोशन इन 2D समझ नहीं आएगा। आज ही कर लो इन क्वेश्चन को कंप्लीट, ठीक है? अब बहुत टाइम हो गया इनको शेयर किए हुए। आज इसके साथ मोशन इन 2D का मैं शेयर कर दूंगा, वो भी आप लोग करेंगे, ठीक है? कल रिवीजन क्लास होगी तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर अच्छे से, ठीक है? ओके सर। कल रिवीजन क्लास का शेड्यूल आया है आपके पास? यस सर। किस टाइम है हमारी?